हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज ये पावन पर्व होली है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई हैं। और चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस के, जी हाँ दोस्तों, सोशल साइंस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीन मानिएगा दोस्तों, आपके 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये तो कहीं जाने ही वाले नहीं हैं यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखा है, हर वर्ष के पेपर्स को देख करके जो ज़्यादा बार पूछा गया है उसी को छांट करके यहाँ पर मैंने लिखा है। तो चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं एक एक करके। ठीक है, और उसका आंसर कैसे लिखना है ये भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, प्रश्न 1 हमने लिखा है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ठीक है, यानी जो जर्मनी के एकीकरण हुआ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट योगदान किसने दिया था। और आगे क्या है, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। ठीक है, यानी कि जो जर्मन राष्ट्र था उसका प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया वहाँ पर एकीकरण होने के बाद। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। किसका था दोस्तों, ऑटो वन बिस्मार्क का था सबसे इम्पोर्टेंट योगदान। ठीक है, और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया, यानी कि जो जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, किसको घोषित किया गया, विलियम प्रथम को। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने टोटल 5 अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 लघु उत्तरीय और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी टोटल 7 प्रश्न आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखो, दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन क्या था, भारत में इसका विरोध क्यों हुआ। ठीक है, यानी साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो उत्तर में, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। ठीक है, किसने, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक समिति बनाई जिसका कार्य क्या था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना। यानी उस समिति का काम क्या था कि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कैसे काम करती है उसका अध्ययन करना था। ठीक है, अब बात आती है भारत में इसका विरोध क्यों हुआ। तो भारत में इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इस समिति में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, यानी कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी अंग्रेज थे। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए इस समिति का भारत में विरोध किया गया। ठीक है, यानी कि भारत में इसीलिए इस समिति का विरोध किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी अंग्रेज सदस्य थे। अब यहाँ पर देखो, तीसरा क्या है, पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट क्या था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लीजिए कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है। ठीक है, पूना पैक्ट क्या था, इसकी 2 शर्तें लिखिए। ठीक है, इसकी 2 शर्तों को बताना है। तो देखो, सितंबर 1932 ईस्वी में अंबेडकर और गांधी जी, ठीक है, अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। अब इसकी 2 शर्तें क्या हैं, चलिए इसको आगे हम देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम अगले पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखो इसकी 2 शर्तें लिखी गई हैं। पहली शर्त है कि इसके तहत अंबेडकर द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है कि इस समझौते से दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। ठीक है, ये इसकी 2 शर्तें हो गई। तो सभी का स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा देखो दोस्तों, दिया गया है रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट क्या था, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो उत्तर में, ऐसा कानून जिसके तहत राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक, कब तक, 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का आदेश दिया जाता था। ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जाने वाला ये ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, ठीक है, यानी कोई मुकदमा नहीं चला सकते थे, बिना मुकदमा चलाए जेल में उनको 2 साल तक बंद कर दिया जाता था। इस कानून को रॉलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लास्ट लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 5वां प्रश्न है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था। यानी जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। ठीक है, वह क्या प्रदर्शित करता था, कहने का मतलब। तो उत्तर में देखो, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। कौन थी, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी।
चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। ठीक है, बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनने का मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो बलूत वृक्ष है ना, उसको वहाँ पर वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसलिए जर्मेनिया को जर्मन राष्ट्र का रूपक मानते हैं। चलिए देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस में हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, कितने लिए हैं, 2 क्वेश्चन। तो पहला आपको देखिए दिया गया है यहाँ पर, गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन करना है। यानी गांधी जी ने जो कई आंदोलन उन्होंने चलाए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि केवल 3 का वर्णन करना है। ठीक है, ज़्यादातर 3 ही पूछेगा, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता है यदि 4 का कह देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। अब यहाँ पर देखो सन 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में, चंपारण कहाँ है, बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों, नील की खेती जो करते थे किसान, उन पर क्या होता था कि बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे किसानों को। अपनी उपज जो है उसको जमींदारों द्वारा निश्चित दरों पर बेचना पड़ता था। यानी जमींदार जिस रेट बना देते थे उसी रेट में उनको बेचना पड़ता था। ठीक है, चंपारण के किसानों ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में सुन रखा था। यानी कि जो चंपारण के किसान लोग थे वो उन्होंने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन के बारे में सुन रखा था, और इसीलिए उन्होंने क्या किया दोस्तों कि गांधी जी को चंपारण आने का आदेश दिया। यानी कि उनको वहां पर आमंत्रित किया कि आप चंपारण आइए और हमारी इस समस्या को सुलझाइए। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके बाद किसानों की स्थिति की जांच के लिए, ठीक है, किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए गांधी जी ने क्या किया कि एक समिति बनाई। ठीक है, एक समिति नियुक्त की गई। अब इसमें क्या हुआ कि गांधी जी को इस समिति का सदस्य बना दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि किसानों की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर आवश्यक कदम बनाए गए। ठीक है, आवश्यक कदम उठाए गए किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए। इस प्रकार गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो था वो सफल हो गया। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है चंपारण सत्याग्रह में। अब दूसरा आता है खेड़ा सत्याग्रह। इसमें क्या लिखा उन्होंने, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा में, खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, खेड़ा में किसानों की दयनीय दशा को देखकर, अब आगे क्या है उसको देखते हैं। दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। कहाँ पर, खेड़ा में। ठीक है, खेड़ा में गांधी जी ने किसानों की दयनीय दशा को देखकर वहां पर सत्याग्रह करने का निश्चय किया। अब आगे क्या हुआ कि खेड़ा के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। जो खेड़ा के किसान थे वो कहते थे हम भूमि कर जो है वो नहीं चुकता करेंगे। अंत में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को किसानों के सम्मुख जो है झुकना पड़ा, और यह निर्णय लिया गया कि जो किसान कर देने में सक्षम हैं वो कर देंगे, और जो कर देने में असमर्थ हैं उन्हें सरकार की ओर से कर ना देने की छूट प्रदान कर दी गई। ठीक है, ये फैसला हुआ खेड़ा सत्याग्रह में। अब अहमदाबाद सत्याग्रह में देखो, अहमदाबाद में कपड़ा मिल मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हो गया। यानी कि जो मजदूर थे वो अहमदाबाद में कपड़ा मिल के जो मालिक थे उनके साथ संघर्ष हुआ। अब क्या हुआ वहाँ पर कि मजदूर अपने वेतन में वृद्धि करने की मांग कर रहे थे। यानी जो मजदूर थे वो चाहते थे कि उनकी वेतन जो है वो थोड़ा और बढ़ाई जाए। लेकिन हुआ क्या कि जो मिल मालिक थे, मिल मालिकों द्वारा ऐसा करने से मना कर दिया गया। ठीक है, ऐसा ना करने जब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, तब मजदूरों ने क्या किया कि हड़ताल कर दिया। ठीक है, हड़ताल शुरू कर दिया उन्होंने। अब हड़ताल कई दिनों तक चला, तो हड़ताल के चौथे दिन मिल मालिकों ने उनकी मांगों को, ठीक है, उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और हड़ताल समाप्त हो गई। ठीक है, ऐसा उन्होंने किया अहमदाबाद सत्याग्रह में। तो ये 3 सत्याग्रह आपको लिख देने हैं। 6 अंक का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म है कि ये आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई वर्ष पूछा जा चुका है। मैं बताता हूँ जितने भी क्वेश्चन लिया है मैंने क्वेश्चन पेपर से ही लिया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव डाला, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। इन प्रभावों का विवरण इस प्रकार है। अब किस प्रकार है इसको देखते हैं। यहाँ पर हमें कई चीज़ें लिखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्या असर डाला
कि उस समय पड़े अकाल और महामारी के कारण, ठीक है, उस समय जब अकाल और महामारी पड़ा विश्व युद्ध के समय में, तब क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, बड़ी संख्या में लोग मरे। जब 1921 में जनगणना हुई तब पता चला कि जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के चलते, ठीक है, अकाल और महामारी चल रही थी जो प्रथम विश्व युद्ध के समय में, तो उसमें 130 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है, कितने लोग, 130 लाख लोग मारे गए। और क्या हुआ दूसरा असर कि गाँवों में लोगों को सिपाहियों की नौकरी पर जबरन भर्ती किया जा रहा था, ठीक है, जबरन भर्ती किया गया। इससे क्या हो गया कि जिससे कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था, यानी गुस्सा बहुत बिखरा हुआ था लोगों में, बहुत गुस्से में लोग थे, ठीक है, जब उनको जबरन भर्ती किया जा रहा था। अब देखो तीसरा क्या हुआ कि उसी बीच कई स्थानों पर फसलें खराब हो गई, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस स्थिति में कई जगहों पर फसलें खराब हो गईं, जिसके कारण क्या हुआ कि खाद्य पदार्थों का भारी अभाव था, ठीक है, खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी। और ऐसे में क्या हुआ कि इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, यानी कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ इसकी वजह से क्या हुआ कि रक्षा व्यय में सैनिकों के रखरखाव में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए क्या किया गया, खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। देखो भाई, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, ठीक है, और कर जो थे, जो लोगों से टैक्स लिया जाता था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ कि सीमा शुल्क भी बढ़ा दी गई, यानी जो सीमा शुल्क लगता था उसको भी बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया, ठीक है, आयकर भी शुरू कर दिया गया। अब आगे क्या हुआ, सातवां प्रभाव, 1913 से 18 के बीच में कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, यानी जो वस्तुओं की कीमतें थी वो दोगुनी हो चुकी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई थी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन मैंने आज की इस वीडियो में बताया। यदि इतने आप तैयार कर लेते हो तो मान लो कि आपके 25 नंबर कन्फर्म है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले